ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें हैं जिसे देखना हमारी आंखों को बेहद अच्छा लगता है, उतना ही इनका बनना हमारे दिमाग में कई सारे सवाल खड़े कर देता है, जिसे देख मन में सवाल उठ ही जाते हैं कि ये बने कैसे। इन्हीं सवालों में से एक है ग्रहों का बनना, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड, लंबा और ऐसा प्रोसेस है जो कई सारी प्रक्रियाओं के रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें करोड़ों से अरबों साल लग जाते हैं। ये सुनकर कोई हैरानी नहीं होती कि वैज्ञानिक गहरे ऑब्जर्वेशंस के बाद भी अब तक ये पता करने में लगे रहे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। वैसे हमने देखा कि वक्त वक्त पर इसे लेकर कई सारी थ्योरीज भी बनी, लेकिन अब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने इस पूरे प्रोसेस का खुलासा करने में सफलता हासिल की, जिन्होंने वेब के ऑब्जर्वेशंस की मदद से ये पता लगाया कि ग्रहों के बनने में वाटर वेपर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो कैसे खुला ये राज, बताएंगे आपको हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि ग्रहों का जन्म कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बर्फ से ढके पत्थरों को काफी टाइम से प्लैनेट्स यानी ग्रहों के बनने की मुख्य वजह माना गया है। ये भी कहा जाता है कि नवजात तारे को घेरने वाली डिस्क की ये ठंडी बाहरी जगह ही है जहां जमा हुए ये पत्थर इसकी तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है कि तारे के पास पहुंचते ही इन पत्थरों ने ठंडे पानी के भाप को बाहर निकाला होगा, जिससे नए बन रहे ग्रहों को ठोस और पानी भारी मात्रा में मिले होंगे। लेकिन अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस पर कुछ और ही बता रहा है। उसके मुताबिक SZ कैमिलियोंटिस नाम के सूरज की तरह दिखने वाले एक युवा तारे पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का बुरा असर हो रहा है। ये ऐसा कुछ है जो ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं देखा गया। थ्योरीज के मुताबिक एक्सरे द्वारा वेपोरेट होने वाली डिस्क के मुकाबले ऐसे सिस्टम्स में ग्रहों को बनने में ज्यादा वक्त लगता है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट के बाहर निकलने की वजह से बनते हैं। लेकिन जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस तारे की फिर से जांच की, तो उसे कोई असामान्य उत्सर्जन या ज्यादा यूवी लाइट का पता नहीं चला। SZ कैमिलियोंटिस की डिस्क में कंडीशंस कॉस्मिक टाइम में तेजी से बदल गई, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को अलग अलग मिल रहे सबूतों और दूसरे सोलर सिस्टम के बनने में इसके रोल को समझने के लिए जांच के लिए मजबूर होना पड़ा। वाकई वेब की ये खोज ग्रहों के बनने की स्टडी को रोमांचक बनाने के साथ इसे नए नजरिए से देखने का मौका देती है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। वेब की मदद से वैज्ञानिकों द्वारा की गई ये खोज वाकई मील का पत्थर साबित हुई है, ये जानने में कि ग्रह आखिर कैसे बनते हैं। नासा के रिटायर्ड स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा पहले की गई रीडिंग के बाद अब जेम्स वेब ने युवा सूर्य की तरह दिखने वाले तारे SZ कैमिलियोंटिस के चारों तरफ धूल से भरी डिस्क में नियॉन तत्व के सबूत को ढूंढा है। जांच के बाद पता चला कि स्पिट्जर और वेब इन दोनों के नियॉन वैल्यूज अलग-अलग हैं, जो डिस्क तक पहुंचने वाले हाई एनर्जी रेडिएशन में हुए बदलाव को बताते हैं, जिसकी वजह से इसका वाष्पीकरण होता है और ग्रहों के बनने में लगने वाले समय में कमी आती है। इन दूसरे शुरुआती प्रणालियों की जांच करने से एक फायदा है, वो ये कि इससे हम हमारी अपनी शुरुआत की कहानी को जानने के बहुत करीब है, क्योंकि सूर्य के बनने के बाद उस मटेरियल की डिस्क ने पृथ्वी और शायद जीवन को बनाने वाले ब्लॉक्स को शामिल किया था। नियॉन का इस्तेमाल एक इंडिकेटर के रूप में ये समझने के लिए किया जाता है कि तारे के चारों ओर किस तरह और कितना रेडिएशन बर्बाद हो रहा है। जब 2008 में रिटायर्ड स्पिट्जर ने SZ कैमिलियोंटिस का ऑब्जर्वेशन किया, तो इसमें नियॉन रीडिंग के साथ एक अलग नजारा देखा गया। जानते हैं क्या देखा गया? आमतौर पर हाई एनर्जी एक्सरेज द्वारा बमबारी किए जाने वाले प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बहुत कम देखे जाने वाले नियॉन 3 को, और यही बात अलग थी।
इससे पता चला कि एक्सरेज की बजाय अल्ट्रावायलेट लाइट एज कैमिलियोंटिस डिस्क में हाई एनर्जी रेडिएशन का सोर्स है। अल्ट्रावायलेट वर्सेस एक्सरे फर्क न केवल 50-60 युवा स्टार डिस्क के सैंपल में एकमात्र अनोखी चीज है, बल्कि डिस्क के जीवन काल और संभावित ग्रहों के लिए भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। लेकिन जब टीम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से दोबारा से इसकी स्टडी करने आए, तो एक सरप्राइज पहले से उनके इंतजार में बैठा था। ऑर्डिनरी एक्सरे रेडिएशन के दबदबे को दिखाने वाला अनोखा नियॉन 3 सिग्नल लगभग गायब हो गया था, जिसे देख स्टडी करने वाली टीम का मानना है कि एज कैमिलियोंटिस सिस्टम में नियॉन सिग्नेचर्स में बदलाव बदलती हवा का नतीजा है। अब वैज्ञानिक इसकी पहेलियों को सुलझाने के लिए वेब और अन्य टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके एज कैमिलियोंटिस के आने वाले दिनों में स्टडी करने की तैयारी कर रहे हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी की को-ऑथर कैली पिटमैन ने कहा, हमारे द्वारा खोजी गई इस परिवर्तनशीलता की असली प्रकृति की खोज के लिए रोशनी के मल्टीपल वेवलेंथ्स में एज कैमिलियोंटिस और बाकी युवा सिस्टम की स्टडी करना महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में पता चलता है कि ब्रह्मांड हमें एक बार फिर ये बता रहा है कि इसकी कोई भी प्रोसेस उतनी आसान नहीं है जितनी हम चाहते हैं। कहने का ये मतलब है कि हमें दोबारा सोचना होगा, फिर से इसकी जांच करनी होगी और वापस से अतिरिक्त डेटा हासिल करना होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।